तो चलिए आज डिस्कस करते हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय वस्तु। बेसिकली आज का सब्जेक्ट मैटर है व्यवसाय का विचार, उससे रिलेटेड विधि। तो व्यवसाय का विचार कैसे किया जाता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है आज के डेट में। तो अगर हम इसी पर डिस्कस करें आज, तो विभिन्न प्रकार का योग, विभिन्न प्रकार का कॉम्बिनेशन कुंडली में कैसे कैसे पाया जाता है, तो हम इस पर पहुंच सकते हैं, इसके विषय वस्तु पर। तो आइए डिस्कस करते हैं आज। तो सबसे पहले व्यवसाय विचार की बात जहाँ पर आती है, तो ये चूँकि 10th भाव से ही हम देख पाते हैं इसको। व्यवसाय का मतलब ही है कुछ भी आप काम कर रहे हैं वो कर्म भाव से ही डिसाइड होगा कि उसका बल या बलवान है या कमज़ोर है। 10th हाउस के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो 10वां स्थान को कर्म स्थान कहते हैं, ये तो सभी लोगों को पता है। लेकिन क्या है कि कर्म शब्द का ही ऐसा समझना चाहिए कि कर्म शब्द से क्रिया का या कोई मीन्स व्यापार से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड या डिफरेंट टाइप का जो भी काम आप करते हैं उससे रिलेटेड जो भी विचार होगा वो कर्म भाव से होगा। तो हर एक मनुष्य अपने जीवन में कुछ न कुछ कार्य तो करता ही है, और उस कार्य से रिलेटेड जब भी कोई कार्रवाई मीन्स कर्म का विचार किया जाना चाहिए, तो उसको और मतलब कर्म का विचार करने का मतलब ये है कि आप किसी और भी अच्छे विचार लेकर अगर कुछ काम करते हैं, तो चूँकि आपका भाग्य, आपका प्रारब्ध कुछ न कुछ उसके लिए कुछ सटीक आपको जवाब देगा, कुछ सटीक रास्ता दिखाएगा। तो ये सब विधि क्या है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप समझ चुके हैं कि 10th भाव ही होता है कर्म भाव, और इसी से हम डिसाइड करेंगे और इसी के बलाबल को देखेंगे। तो अब आ जाइए, इस पर हम डिस्कस करते हैं फिर कि अब दूसरी बात देखने की बात यह है कि किस स्थान से 10वां भाव को देखा जाए। मतलब क्या है कि जैसे ये 10th है कर्म का भाव, तो बेसिकली आप लग्न कुंडली देखते हैं, चंद्र कुंडली देखते हैं या सूर्य कुंडली देखते हैं या किसको देखेंगे। तो सबसे पहली बात हम करें कि गर्गाचार्य बहुत बड़े ऋषि थे, महर्षि थे। इन्होंने एक अपना जातक शिरोमणि में डिस्कशन किया है। जातक शिरोमणि चूँकि प्राचीन ग्रंथ है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके विचार को सबसे पहले हम डिस्कस करें कि ये बोलते हैं कि लग्न से जातक का शरीर है ना, लग्न से, लग्न कुंडली में से लग्न का जो भाव है, कोई भी ये चंद्र में हो सकता है या सूर्य या लग्न की बात कर रहे हैं, तो लग्न कुंडली में लग्न से जो भी है, लग्न मतलब कुंडली कुछ भी है, लग्न से जातक के शरीर का विचार होता है, और चंद्रमा से व्यक्ति के मन का होता है, और सूर्य से आत्मा का विचार होता है ना। तो ये मतलब समझने वाली बात है कि लग्न स्थान को मूर्ति स्थान भी कहा गया है ना। क्यों? इसलिए कि पूरा मूर्ति मीन्स पूरा शरीर का स्वरूप ही प्रदान करने वाला लग्न है। तो लग्न स्थान से 10वां स्थान मनुष्य के शारीरिक परिश्रम और उसके कार्य से रिलेटेड विचार किया जाता है ना। तो अब बात आती है कि भाई चंद्रमा से 10वां स्थान द्वारा मनुष्य के मानसिक वृत्ति के अनुसार, मानसिक मीन्स मन से रिलेटेड जो भी वृत्ति है उसके अनुसार कार्य संपन्न का होता है। उसी तरह से सूर्य से आत्मा को मीन्स प्रबलता मिलता है, प्रबलता का ज्ञान होता है कि सूर्य कुंडली अगर हम बनाएं, सूर्य को ही लग्न मान लें और उस पर विचार करें तो क्या होगा। तो इन्हीं सब कारण से महर्षि गर्ग और बाराह मिहिर और कई ज्योतिषाचार्य का अपना मत है कि लग्न और चंद्रमा से, मतलब लग्न में और चंद्रमा में है ना, जो बलि हो, है ना। बलि का मतलब ये है कि आप 2 कुंडली बनाते हैं, लग्न कुंडली बनाते हैं और चंद्र कुंडली बनाते हैं। तो उसमें देखना होता है कि लग्न कुंडली ज़्यादा बलि है या चंद्र कुंडली बलि है। तो अगर उन दोनों में से जो भी बलि हो, उसमें से 10वां भाव द्वारा कर्म और मनुष्य की वृत्ति का विचार किया जा सकता है, ऐसा गर्गाचार्य का मत है। लेकिन कर्म स्थान में जो ग्रह स्थित होता है ना, कर्म मतलब 10th हाउस में जो ग्रह स्थित होता है
है ना, वो भी सफलता से रिलेटेड उसका विचार किया जाता है। तो गर्गाचार्य का कहना है कि यदि दसम स्थान में कोई ग्रह नहीं रहे या उस पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं रहे तो जातक मीन्स एक तरह से अभागा होता है, ऐसा माना गया है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि 10th हाउस में कोई ना कोई ग्रह हो या तो फिर उस पर किसी का दृष्टि हो, तो उसके बल को, और वो दृष्टि है मीन्स किसका है वो सब भी देखना होता है, पाप ग्रह का है कि सही ग्रह का है। तो ज्योतिष शास्त्र का यह एक गूढ़ रहस्य है कि यदि लग्न से दसम स्थान में कोई ग्रह रहे तो जातक अपना कुल में मतलब अवश्य ही उन्नतिशील होता है। यह अवश्य ही उन्नति का प्रमाण दे सकता है, ऐसा समझना चाहिए। यदि कोई ग्रह दसम स्थान में बैठा हो और उच्च का हो, है ना, तो उच्च का होने से ये समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति का मतलब कितना उन्नति होगा वो स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। इस तरह का विचार समझना चाहिए। और लेकिन यदि कोई मान लीजिए कि दसम स्थान में नीच ग्रह होता है तो वैसा जातक भी अपने कुल की अवस्था में कुछ विशेष उन्नति करता है, लेकिन उस उन्नति में कुछ न कुछ डामाडोल तरीका मीन्स होते रहता है। तो यदि दसम स्थान में जो स्थित ग्रह है उनमें से उच्च और कोई नीच भी हो, मतलब दोनों हो, अगर मान लीजिए दोनों बैठा हो तब क्या होगा, है ना, इम्पोर्टेंट बात है। तो वैसे में भी कुछ ना कुछ मीन्स डिफरेंट टाइप का सिचुएशन आएगा। जैसे मान लीजिए कि नीच होने से कुछ मानहानि होगा, कुछ द्रव्य हानि होगा, उच्च होने से कुछ विशेष उन्नति भी होगा, है ना। तो इस तरह का विचार समझना चाहिए। तो ओवरऑल मैं यही बोल रहा हूँ कि लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और है ना सूर्य कुंडली, ये सब का भी हम डिस्कस करेंगे। ये कि लग्न कुंडली का 10th हाउस अगर उसमें कोई ग्रह बैठा है या कोई ग्रह की दृष्टि है ना, तो एक कंडीशन हुआ। दूसरा, चंद्रमा से के दसम भाव में, चंद्र से दसम भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है या उस पर कोई दृष्टि हो। उसके बाद सूर्य की बात करते हैं, है ना। तो ऐसे ही मतलब आगे इसी तरह का देखते रहते हैं। तो आगे चलिए कि यदि चंद्रमा और लग्न इन दोनों में से दसम स्थान में कोई ग्रह नहीं हो, है ना, अगर मान लीजिए यहीं से हम काउंटिंग करते हैं, पहले लग्न कुंडली बना लिए, उससे दसम में कोई ग्रह नहीं है, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। या फिर चंद्र कुंडली से 10 गिनते हैं तो भी कोई दसम भाव में ग्रह नहीं बैठा हो बाय द वे। तो क्या होता है कि सूर्य कुंडली मतलब सूर्य जिस स्थान में बैठा है उसके 10th हाउस को आप ढूंढिए। तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो कौन सा 10th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ ग्रह है, मीन्स चंद्रमा भी है तो कोई बात नहीं, बेसिकली यही है। तो अब बात आती है कि अगर ये दोनों में से कोई नहीं है ना, तो दसम स्थान में मतलब क्या कि जैसे लग्न कुंडली में भी और चंद्र कुंडली में कोई नहीं है तो फिर क्या होता है, तो फिर सूर्य का पोजीशन आता है। तो सूर्य से दसम में कोई, अगर मान लीजिए ऐसा भी होता है कि सूर्य से आप दसम स्थान में कोई ग्रह नहीं हो, तो ऐसे स्थान में क्या होगा, दसम स्थान के स्वामी, जो दसम स्थान के स्वामी का नवांश में, है ना, नवांश का अधिपति हो तो उससे रोजगार का विचार होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो आपको देखना चाहिए कि लग्न और चंद्र में कौन बली है, और यदि लग्न बली है तो उससे दसम स्थान में कौन ग्रह है, और यदि चंद्र बली है तो उसमें से दसम स्थान में कौन ग्रह है ना, कोई ग्रह है कि नहीं है ये चेक करना होता है। ऐसे स्थान में अगर मतलब दूसरी प्रक्रिया यह है कि मान लीजिए सूर्य से भी दसम स्थान में कोई ग्रह नहीं है तो क्या होगा, है ना, तो इम्पोर्टेंट बात है। तो ये है कि यदि सूर्य से भी दसम स्थान में कोई ग्रह नहीं है तो ऐसी अवस्था में क्या होना चाहिए, ऐसे अवस्था में यह होना चाहिए कि लग्न या चंद्र लग्न, है ना, या सूर्य लग्न, तो इन तीनों में से कोई कौन बली है ना, मतलब चंद्र लग्न मतलब और लग्न और चंद्र लग्न और सूर्य लग्न, इनमें से तीनों में से कौन बली है। इसके बाद देखना होता है कि उस बलवान भाव जो भी है, तीनों में से जो बली है, उससे दसम स्थान में
उसका दसम स्थान का स्वामी कौन है ना। अगर कोई घर नहीं बैठा है तो अब स्वामी को ढूंढेंगे, तो स्वामी कौन है, तब वह जो भी दशमेश होगा, मीन्स दसम स्थान का स्वामी होगा, वो किस नवांश में है। अब नवांश कुंडली की बात करते हैं कि जो दसम भाव का स्वामी जिस नवांश में बैठा होगा, नवांश कुंडली में है ना, उस नवांश का मतलब कौन स्वामी है, उसी स्वामी ग्रह के अनुसार जातक का रोजगार होगा, है ना। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ आप समझ चुके होंगे इस तरह से कि लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, इन सभी में से जो बली है उनका दसवां ही देखना चाहिए फाइनली। और उस दसवां भाव कैसे आप फाइंड आउट करते हैं कि अगर दसवां में कोई नहीं है, 10th हाउस में कोई नहीं है, या तो लग्न कुंडली में, चंद्र कुंडली में या सूर्य कुंडली में, तो वैसे अवस्था में फिर क्या होता है कि दसम भाव में, मीन्स इन तीनों को अगर देखते हैं, लग्न को, चंद्र को और सूर्य को, इन तीनों में सबसे ज़्यादा बली कौन है। और अब आ गया कि चलो एक बली है कोई, तो जो बली है उसका 10th हाउस आप देखिए, 10th हाउस देखेंगे तो जैसे मान लीजिए सूर्य को देखें, चंद्र को देखें या किसी को देखें, तो उस 10th भाव में अगर मान लीजिए कोई ग्रह नहीं बैठा था, वो पहले डिसाइड हो गया था, तो उसका स्वामी कौन है, मीन्स 10th का स्वामी कौन है। जैसे अब यहाँ पर मान लीजिए कोई राशि होता है, तो 10th हाउस में कौन राशि है, उसका स्वामी कौन है, और वो स्वामी पता चल गया, है ना। तो दसम भाव का स्वामी फिर किस नवांश में है, नवांश देखना होगा, नवांश कुंडली में किस नवांश में है, और जिस नवांश में है उस नवांश का स्वामी कौन है ना। मीन्स मान लीजिए वो किसी राशि में बैठा होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, किसी राशि में जब बैठा होगा तो उसका स्वामी कौन है ना, वो होगा जातक का रोजगार से रिलेटेड जो भी है विचार करने में, और वो इम्पोर्टेंट होगा। कुछ लोग दो दो बिजनेस करते हैं, है ना, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि कुछ लोग मतलब कुछ मनुष्य तो ऐसा होता है कि अपना व्यवसाय मतलब जीविका निर्वाहन करने के लिए और भी विभिन्न प्रकार का करते हैं, कुछ ना कुछ धंधा, मान लीजिए रोजगार कुछ ना कुछ कर रहा है। तो ऐसे में कई ऋषियों का ये अनुमान है कि तीनों स्थानों, मतलब तीनों कंडीशन में, है ना, तीनों स्थानों में विचार करना उत्तम होगा कि उन तीनों में से सबसे ज़्यादा बली कौन है। और जो सबसे ज़्यादा बली है दसम स्थान स्थित ग्रह में से, जो उसमें दसमें से मतलब जैसे हम डिस्कस कर रखे हैं नवांश का स्वामी के अनुसार जो भी ये कॉम्बिनेशन है, उन सभी में से आपको ये अनुमान करना उचित होगा कि अब किस ग्रह से किस प्रकार के जीविका का बोध होता है। तो इस पर भी डिस्कशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रखे हैं, क्या कर रखे हैं कि कौन ग्रह मुख्य जीविका का कारक होगा। कंडीशन में अगर ये जो ग्रह है, ये दशमेश जो भी था, वो मान लो सूर्य है, तो क्या होगा, है ना। बात आती है ये कि सूर्य है, चंद्र है, सभी तरह का है। तो आप ऐसा समझिए कि सूर्य यदि दसम स्थान में है तो जातक को पैतृक संपत्ति या फिर उसका मतलब पिता के कुल से लोगों को ऐसे में घर मिलता है। यदि वही सूर्य उच्च हो तो उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो, मतलब दोनों कंडीशन में बली हो रहा है, तो ऐसे स्थान में क्या होगा, पैतृक धन मिलता है। और सूर्य मीन्स पैतृक धन तो मिलता ही है और बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाता है, मतलब कोई ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्टी नहीं होता है, इसलिए कि ऑलरेडी वो उच्च का भी है बली होने के वजह से, है ना। और अगर ऐसा मतलब देखा जाता है कि ऐसा पराक्रमी भी होता है ना, धन का उपार्जन करने वाला होता है, तो सूर्य अगर दसम स्थान में है, प्रायः इस मतलब उसी का होता है जिसका जन्म कब होता है, तो दोपहर में होता है, दोपहर में, है ना। इसी तरह से अगर चंद्रमा है, मान लीजिए कि 10th हाउस में क्या आया, फाइंड आउट कर लिए कि चंद्रमा यदि दसम स्थान में हो तो क्या होगा कि माता द्वारा धन प्राप्त होगा, है ना। तो वो माता का रोल भी हो सकता है कि वो धन प्राप्त में काम आए, फायदा हो। इसी तरह से यदि मंगल अगर दसम स्थान में है तो शत्रु द्वारा होता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करता है ना। कब मतलब मंगल वाले कंडीशन में कि शत्रु से भी वो मतलब कुछ ना कुछ उपार्जित कर लेता है ना। अगर मान लीजिए कोई किसी तरह का विवाद है तो उसमें भी वो अच्छा उसका विचार किया जा सकता है। तो अब एक बात ये भी है कि 10th हाउस का देखिए रोल कितना है ना। उसी तरह से अगर बुध है ना, बुध है तो क्या होगा, तो बुध चूंकि मतलब दसम स्थान में है
और मित्र मतलब मित्र द्वारा धन मिलता है ऐसे कंडीशन में। अगर बुध 10th हाउस में है तो इसको कहाँ से मिलेगा भाई? इसको मित्र से हेल्प मिलेगा, है ना, कहीं ना कहीं मित्र से हेल्प मिलेगा बुध होने पर। उसी तरह से अब आ जाइए आप बृहस्पति देव की बात करें तो यदि बृहस्पति देव 10th स्थान में है तो अपने भाई या फिर चचेरे भाई से भी धन लाभ होने का योग बनता है ना। तो ये भाई का योग हो जाएगा बृहस्पति। शुक्र अगर 10th स्थान में है तो क्या होगा? तो वैसे कंडीशन में शुक्र वाले में चूंकि ये शुक्र मतलब ये इतना काम करेगा कि हो सकता है कि उसकी पत्नी क्या कोई मतलब अच्छे कुल की हो, मतलब धनाढ़ घर की हो, है ना, मतलब इस तरह का उसके सोर्स से भी धन का आगमन का विचार होता है ना। तो ये है कि स्त्री द्वारा हो सकता है कोई बढ़िया सा जॉब हो या कुछ भी हो सकता है ना। तो शुक्र अगर 10th है तो ऐसा योग बनता है। लेकिन यदि शनि है, मान लीजिए यहाँ भी आता है कि शनि है, अगर शनिदेव है तो क्या होगा? तो शनि अगर 10th हो इन सभी योगों के हिसाब से तो वो क्या करेगा कि वो मीन्स कोई सेवक द्वारा, मीन्स जैसे मान लीजिए कोई नौकर द्वारा, है ना, वो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो कोई न कोई नौकर ही आपका बिजनेस का जो एक्टिविटी है वो करता है। तो वैसे कंडीशन में ये भी ध्यान देने वाली बात होती है। सूर्य यदि दशमेश का नवांश है तो अब समझने वाली बात है ना कि दशमेश का नवांश में होना और उसका जो स्वामी है मान लीजिए सूर्य, तो क्या होगा कि जातक मतलब कुछ ना कुछ व्यवसाय से धन उपार्जित कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई सुगंध से रिलेटेड कोई वस्तु का क्रय विक्रय करके या कोई सोने का बिजनेस करके, है ना, इस तरह का मतलब कोई डिफरेंट टाइप का। इसी तरह से अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा अगर वही दशमेश वाला जो कंडीशन है नवांशेष की बात कर रहे हैं तो वो जल से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्रय विक्रय का, जैसे मतलब मान लीजिए मोती है, मूंगा है ना, कोई वस्त्र का है, इस तरह का विचार किया जा सकता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए मंगल की बात करें तो मंगल यदि दशमेश का नवांशेष हो तो मतलब वैसे कंडीशन में क्या होगा कि वो धन मतलब ऐसा व्यवसाय करके धन उपार्जित करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई धातु का क्रय विक्रय मीन्स बेचना खरीदना, है ना, कोई शस्त्र का अस्त्र का, है ना, ये सब, कोई कल पुर्जे का मीन्स लोहे का हो या जो भी हो, है ना, कल पुर्जे का भी इस तरह से विचार किया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि इन सभी विषयों को अगर गहन तो मतलब सामान्य तौर पर देखा जाए तो सभी ग्रह में से फिर अगर मान लीजिए ये मंगल की बात कर लिया, बुध में क्या होगा? बुध उस कंडीशन में आएगा तो ऐसा जातक क्या करेगा? धन प्राप्त करेगा। लेकिन क्या होगा? वो कवि हो सकता है, लेखक हो सकता है, गणितज्ञ हो सकता है, ज्योतिषी भी हो सकता है ना। तो अब ये सब विचार करने वाली बात है कि मान लीजिए कोई पुरोहित है, कोई पूजा पाठ कराता है ना, वो सब भी इनकम का सोर्स होता है। सिमिलरली अगर बृहस्पति की बात करें, अगर मान लीजिए कि दशमेश का नवांशेष हो या फिर दशमस्थ हो तो क्या होता है कि मतलब ऐसे कंडीशन में व्यवसाय जो करेगा वो व्यक्ति, जैसे कोई इतिहास का या कोई, है ना, पुराने पढ़ने लिखने से रिलेटेड या फिर कोई हो सकता है प्रोफेसर हो, किसी धार्मिक संस्था का मतलब कोई देख रेख करने वाला हो, मीन्स वैसा वाला जो कोई ट्रस्टी हो, है ना। सो धार्मिक दृष्टिकोण से इसका विचार होना उचित होता है। उसी तरह से शुक्र की बात अगर करें तो शुक्र भी दशमेश, या शुक्र की बात करेंगे तो मीन्स कोई जौहरी का काम करने वाला या कोई डिफरेंट टाइप का दूध मक्खन इत्यादि इस तरह का भी काम शुक्र से रिलेटेड हो सकता है। शनि का ये भी है कि मान लीजिए कि कोई क्रय विक्रय करता है और उन सभी मजदूरी से रिलेटेड भी काम करता है या कोई शारीरिक परिश्रम से भी करता है ना। तो इस तरह का वकालत करना, मुख्तारी करना, ये सब जो होता था पहले कंडीशन में, तो ये आप समझ लीजिए कि ये 7 है मुख्य रूप से। और इन सभी के बेसिस पर अगर विचार करेंगे तो इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ है। तो ये चूँकि पहले से ऐसा चलता आ रहा था इसलिए ऐसा माना जाता है, लेकिन और भी इस पर विचार करने योग्य बातें हैं बहुत। अगर ओवरऑल आप देखना शुरू करें तो ये देखना चाहिए कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी कुंडली है उस कुंडली में धन योग है या मीन्स उस धन योग कैसा है ना, धन योग कैसा है, क्योंकि उसी के अनुसार व्यवसाय का भी अनुमान
लगाना होगा। जैसे लेकिन एक बात समझने वाली बात है कि मान लीजिए कोई ऐसा दरिद्रता का योग उस कुंडली में बना है और उसमें दसम स्थान या फिर रोजगार कारक जो भी नवांशपति शनि है ना, ऐसे कंडीशन में तो नवांश का जो पति अगर शनि है तो ऐसे स्थान में अनुमान करना होगा कि कोई भी जातक शनि के अनुसार मजदूरी इत्यादि मतलब नीच कक्षा की वृत्ति करने वाला होगा। लेकिन अगर यदि निर्देश मतलब इस तरह का धन योग मान लीजिए कोई उत्तम था, मतलब क्या दरिद्र योग नहीं है, कोई मान लीजिए राजयोग है ना, तो कोई धन योग है तो उत्तम है, उस मतलब बढ़िया सा है, और शनि रोजगार कारक होता है मान लीजिए, तो अनुमान करना चाहिए कि जातक कोई बढ़िया सा होगा, जैसे कोई मतलब बैरिस्टर हो सकता है, वकील हो सकता है, मुख्तार हो सकता है, इत्यादि हो सकता है। लेकिन इसमें भी बुद्धि से काम लेना होगा। यदि मतलब इस कुंडली मान लीजिए किसी कुंडली में ऐसा कोई योग पाया जाता है जिसमें यह अनुमान लगाया जाता है कि जातक राजा की नौकरी करने वाला होगा, तो कहना ऐसा होगा कि जातक प्रायः कोई मजिस्ट्रेट होगा, कोई डिप्टी मजिस्ट्रेट होगा या डिफरेंट टाइप का कलेक्टर होगा, है ना। यदि कोई ऐसा योग है तो उसमें यह अनुमान होता है कि जातक स्वतंत्र कार्य करने वाला होगा। मतलब स्वतंत्र कार्य मतलब वकालत भी होगा, मुख्तारगिरी पहले मतलब जो हम लोग बोलते थे बैरिस्टर बोलते थे, तो डिफरेंट टाइप का समय के अनुसार कुछ न कुछ मीन्स रोजगार का भी डिफरेंट टाइप का डायरेक्शन चेंज हुआ, तो उस तरह से विचार करना उचित होगा। अब क्या है कि ये विषय बड़ा अत्यंत मतलब ऐसा समझना चाहिए कि ये डिसाइड करना ये बड़ा ही डिफिकल्ट सिचुएशन है ना। इसलिए ध्यानपूर्वक बहुत सारा कुंडली का विचार करने के बाद जब उसका बुद्धि मतलब ज्योतिषी का बुद्धि का विकास होता है, तब वो ऐसे किस मतलब विचार अनुमान को व्यक्त करना ज़्यादा श्रेष्ठकर होगा। क्योंकि मान लीजिए कोई डॉक्टर है और वो प्रैक्टिस से ही एक्सपर्ट बनता है, कोई एडवोकेट है वो अपने प्रैक्टिस से ही एक्सपर्ट बनता है, सो वो और बाद में सीनियर होता है, बाकी उसका वैल्यूएशन बढ़ता है और फिर वो अच्छा कार्य भी करता है। तो रिजल्ट तभी मिलता है जब इन सभी का विचार अच्छे तरह से किया जाए और बिल्कुल बारीकी से किया जाए और योग के साथ भी किया जाए। बाकी इन सभी 10th हाउस का भी किया जाए, 10th हाउस के बाद है ना दृष्टि का भी, ये सब ध्यान रखने वाली बात है। तो बलि होना ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कोई अच्छे सा कार्य में। और अगर बलि नहीं है 10th हाउस का है ना, या बैठा हुआ या उसका स्वामी या नवमेश में जहाँ बैठा है 10th हाउस का स्वामी उसका स्वामी, इस तरह से हम डिस्कस कर रखे हैं। हो सकता है आप लोग समझ रखे होंगे। धन्यवाद। अगर किसी तरह का कोई विचार, किसी तरह का और भी कुछ आप लोगों को जानना हो इससे संबंधित, आप कमेंट्स करें, हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर। धन्यवाद।